Good morning students, myself Vijay Gupta and you are watching biology classes. बायोलॉजी की क्लास में जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो है मियोसिस सेल डिवीज़न। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने बात की थी सेल डिवीज़न या कोशिका विभाजन के बारे में, और तब आपको बताया गया था कि कोशिका विभाजन का मतलब होता है किसी एक कोशिका का दो समान भागों में बंट जाना। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो सेल डिवीज़न है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, माइटोसिस यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन और मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस को डिटेल में पढ़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मियोसिस की यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस डिवीज़न या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। मियोसिस डिवीज़न एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे शरीर की जर्म सेल्स यानी कि जनन कोशिकाओं में होती है, और इसकी खास बात क्या है कि इसमें एक मदर सेल से कुल 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमने देखा यहाँ पर एक मदर सेल है और इस मदर सेल से प्रक्रिया के एंड में 4 डॉटर सेल्स बन जाती हैं। मदर सेल और डॉटर सेल में एक डिफरेंस भी होता है कि मदर सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल्स में उनके आधे क्रोमोसोम्स जाते हैं, यानी कि डॉटर सेल्स में गुणसूत्र आधे हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मदर सेल में हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने यहाँ पर 6 क्रोमोसोम दिखाए हैं मदर सेल में, और बनने वाली डॉटर सेल्स में आप देख सकते हो 3 क्रोमोसोम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो मियोसिस सेल डिवीज़न में एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल से आधी होती है। ये हमारी बॉडी के जर्म सेल्स यानी जनन कोशिकाओं में पाया जाता है, और इस डिवीज़न की खोज सबसे पहले 1905 में फार्मर तथा मूरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब किस तरह से पूरी होती है मियोसिस की प्रक्रिया, इसको हम जानते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर मैंने काफ़ी सारे कलर डायग्राम्स बनाए हैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ और सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहली बात आपको ये बता दूँ कि जो मियोसिस की प्रक्रिया है उसमें 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट को देखें तो एक मदर सेल से इसमें 2 डॉटर सेल बन जाती हैं। इसके बाद अगर हम मियोसिस सेकेंड को देखें तो मियोसिस सेकेंड में ये दोनों डॉटर सेल्स जो बनी थी ये फिर से डिवाइड होती हैं और टोटल 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है और मियोसिस की प्रक्रिया पूरी होती है। जैसा कि पिछले टर्म में आपको बताया गया था कि माइटोसिस हो या मियोसिस हो, इस सेल डिवीज़न में 2 स्टेप होते हैं। पहला कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा साइटोकाइनेसिस यानी डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डायग्राम के माध्यम से हम पहले देखेंगे कैरियोकाइनेसिस को। हम सभी जानते हैं कि कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो है इंटरफेस, इंटरफेस फर्स्ट। इंटरफेस फर्स्ट में क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, सेल डिवीज़न की तैयारी होती है। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, आवश्यक प्रोटीन्स और अमीनो एसिड बनते हैं, आरएनए का निर्माण होता है। ये सारी प्रक्रियाएं जो कोशिका विभाजन के लिए ज़रूरी हैं ये सभी हो जाती हैं इंटरफेज में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरफेज में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। यहाँ पर हमने नॉर्मल एक सेल दिखाई है, सेल के अंदर यहाँ पर हमने न्यूक्लियस दिखाया है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर ये क्रोमैटिन नेटवर्क दिखाया है। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के नाम से भी जानते हैं। तो इंटरफेस फर्स्ट में हमने क्या दिखा दिया कि कोशिका विभाजन की तैयारी कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं इंटरफेस के बाद अगली स्टेज क्या आती है, प्रोफेस फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो प्रोफेस फर्स्ट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसके 5 स्टेप होते हैं। यहाँ से स्टार्ट किया हमने प्रोफेस फर्स्ट को, 1 2 3 4 और 5। ये 5 स्टेज मिलकर क्या कहलाती हैं, प्रोफेस फर्स्ट। और इन 5 स्टेजेस के जो नाम हैं वो क्रम से क्या हैं, पहली स्टेज प्रोफेस फर्स्ट में आएगी लैप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैचिटीन, चौथी डिप्लोटीन और 5वीं डाइकाइनेसिस। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि प्रोफेज एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है जो 5 स्टेप्स में पूरी हो रही है। अब इन 5 के बारे में हम 1 बाय 1 जानते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं लैप्टोटीन को। प्रोफेज फर्स्ट की ये पहली अवस्था होती है। इसमें हम देखेंगे कि जो क्रोमैटिन नेटवर्क था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गुणसूत्र बना लेता है या क्रोमोसोम्स बना लेता है। ये क्रोमोसोम्स सदैव सम संख्या, ऑलवेज इन इवन नंबर, सदैव सम संख्या में होते हैं, जिनमें आधे मेल के और आधे फीमेल के। जैसा कि डायग्राम में मेंशन किया है, मैंने अलग अलग कलर से भी दिखाया हुआ है। 1 2 3 मैंने ये 3 रेड कलर से दिखाए हैं। इनको मैंने मान लिया दीज आर द फीमेल क्रोमोसोम। ये सिंबल हमारी बायोलॉजी में फीमेल का होता है। और जो ग्रीन कलर के हैं इनको हमने क्या मान लिया, ये मेल क्रोमोसोम्स हैं।
तो जो लोग नहीं जानते इस बात को वो भी जान लें कि हमारी बायोलॉजी में अगर हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, और अगर इस तरह का सिंबल बनाते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है मेल को। तो आपने क्या देखा कि क्रोमैटिन नेटवर्क छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, इसने क्रोमोसोम्स बना लिए। आधे क्रोमोसोम्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फादर से, और आधे क्रोमोसोम्स हमें कहाँ मिलते हैं? मदर से। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनमें जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनमें आधे क्रोमोसोम किसके हैं? फादर से प्राप्त किए गए, और आधे किसके हैं? मदर से प्राप्त किए गए। ये सदैव सम संख्या में होंगे, आधे फीमेल के और आधे मेल के। ये हुआ लेप्टोटीन। तो आपको लेप्टोटीन को कैसे समझना है कि इस अवस्था में क्रोमैटिन नेटवर्क छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गुणसूत्र बना लेता है। ये गुणसूत्र सदैव सम संख्या में होते हैं, आधे मेल के तथा आधे फीमेल के होते हैं। ये 3 बातें आपको याद रखनी है लेप्टोटीन के लिए। इसके बाद हम आते हैं जाइगोटीन पर। जाइगोटीन में क्या हुआ? जितने भी क्रोमोसोम्स थे मेल फीमेल के वो आपसी अट्रैक्शन की वजह से पास पास आ गए, और पास पास आकर इन्होंने जोड़ा बना लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 3 जगह पर जोड़े बनाए हुए हैं। अब इनके जोड़े को हम कहते हैं बाईवैलेंट क्रोमोसोम, और जोड़ा बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है सिनैप्सिस। तो जाइगोटीन में मैंने क्या बताया? इस अवस्था में मेल और फीमेल के क्रोमोसोम आपसी आकर्षण के कारण पास पास आकर जोड़ा बना लेते हैं। इनके जोड़ा बनाने की प्रक्रिया सिनैप्सिस कहलाती है, और इनके जोड़े को हम बाईवैलेंट क्रोमोसोम कहते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी अगली स्टेज जिसका नाम है पैचिटीन। पैचिटीन में एक विशेष प्रक्रिया हो रही है जिसको हम इस तरह से समझते हैं। आप देख सकते हैं, मान लिया ये क्रोमोसोम है कुछ इस तरीके का। पैचिटीन में ये क्रोमोसोम बीच से फट जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम का जो बीच वाला पार्ट होता है सेंट्रोमियर वो नहीं फटता। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर भी इस तरह से पार्ट 2 हो गए और यहाँ पर भी हो गए। टोटल यहाँ पर कितनी भुजाएं बन गई? 2 की जगह पर 4, और 4 भुजाएं बनने की वजह से अब इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम। अभी तक ये क्या था? बाईवैलेंट, क्योंकि इसमें 2 भुजाएं थी। अब यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं? 4 हैं, तो अब इसे हम क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम। तो पैचिटीन में क्या हुआ कि जितने भी बाईवैलेंट क्रोमोसोम थे वो सभी अपनी पूरी लंबाई में फट गए, लेकिन इनका सेंट्रोमियर नहीं फटा। अब इनका नाम क्या हो गया? टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम। इतना ही आपको बोलना है पैचिटीन में। आई रिपीट, इस अवस्था में बाईवैलेंट क्रोमोसोम अपनी पूरी लंबाई में फट जाते हैं, लेकिन इनका सेंट्रोमियर नहीं फटता। अब इन्हें टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम कहते हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक कला और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका ये धीरे धीरे विलुप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी पैचिटीन। पैचिटीन के बाद जो अगली स्टेज आएगी उसका नाम है डिप्लोटीन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है डिप्लोटीन। इसमें क्या होता है जरा हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक क्रोमोसोम है टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम, इसका एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, और इधर वाले आर्म कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। अब आप देखिए कि इसी के पास में जो दूसरा क्रोमोसोम आएगा उसका ये वाला आर्म इस तरीके से इससे जुड़ जाएगा और ये वाला इस तरीके से, और बाकी 2 नॉर्मल रहेंगे। कुछ इस तरीके से ये मेल और फीमेल के क्रोमोसोम आपस में जुड़ेंगे। अब ये क्यों जुड़े हैं, इनके जुड़ने का क्या कारण है, ये सारी बातें आपको समझनी है। तो हुआ क्या डिप्लोटीन में? इस अवस्था में टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम आपसी आकर्षण के कारण 1 या 2 स्थानों पर जुड़ जाते हैं, और इन जुड़े हुए स्थानों को हम कहते हैं क्याज्मा या क्याज्मेटा। तो मैंने क्या बताया कि डिप्लोटीन में टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम मेल फीमेल के आपसी आकर्षण के कारण 1 या 2 स्थानों पर आपस में जुड़ जाते हैं। इनके जुड़े हुए स्थानों को हम क्याज्मेटा या क्याज्मा कहते हैं। अब ये क्याज्मा क्यों बने हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है। आपको पता है कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स हमारी बॉडी के अंदर जितने भी लक्षण पाए जा रहे हैं, हर एक लक्षण के लिए एक अलग जीन होता है। मतलब जीन इज द सिंगल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन वंशागत की इकाई है। मेल क्रोमोसोम पर अलग जीन्स होंगे, फीमेल क्रोमोसोम पर अलग जीन्स होंगे, लेकिन डिप्लोटीन में ये दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, यानी जीन्स का आदान प्रदान होगा, और इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर, हिंदी में जीन विनिमय। तो डिप्लोटीन एक महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें क्या हुआ कि जब क्याज्मा का निर्माण हो गया तो मेल क्रोमोसोम के जीन्स किस पर जाएंगे? फीमेल पर, और फीमेल के जीन्स किस पर जाएंगे? मेल पर। तो इस तरीके से जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। तो अभी डिप्लोटीन में आपको क्या बोलना है कि इस अवस्था में टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम
आपसी आकर्षण के कारण एक या दो स्थानों पर आपस में जुड़ जाते हैं। इन जुड़े हुए स्थानों को हम क्याज्मा या क्याज्मेटा कहते हैं। इनके द्वारा क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, जिसमें मेल गुणसूत्र के जीन्स फीमेल पर और फीमेल गुणसूत्र के जीन्स मेल गुणसूत्र पर पहुंच जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद लास्ट स्टेज जो हमारे प्रोफेज फर्स्ट की है वो है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है कि ये जो क्याज्मा है वो नीचे से ऊपर की तरफ खुलने लगते हैं। देखिए अभी ये नीचे जुड़े हुए थे, लेकिन इस वाले स्टेप में क्या हुआ कि नीचे वाला नॉर्मल हो जाता है कुछ इस तरीके से, और ऊपर वाला जो है वो जुड़ा रहता है। तो नीचे की दोनों भुजाएं नॉर्मल हो गई और ऊपर अभी भी जुड़ा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ खुल रहे हैं। डाइकाइनेसिस में क्या हुआ, फिर से सुने, इस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया के पश्चात ये क्रोमोसोम्स या इनके क्याज्मा नीचे से ऊपर की ओर खुलने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस पूरी तरह विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ तक आते आते केंद्रक कला और केंद्रिका पूरी तरह विलुप्त हो गए हैं। इस तरह से हमारी स्टेज जो है प्रोफेज फर्स्ट की वो पूरी हुई 5 स्टेप में: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसके बाद आते हैं हम अगली स्टेज पर जो कि है मेटाफेज। हम सभी जानते हैं कि जो मेटाफेज है, जैसा कि हमने प्रोफेज में आपको पढ़ाया था कि मेटाफेज में क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम्स सेल की मिड लाइन पर, कोशिका की मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम न्यूक्लियर स्पाइंडल कहते हैं। इस न्यूक्लियर स्पाइंडल में 2 प्रकार के फाइबर आपको बताए गए थे। ये जो मैंने ब्राउन कलर से बनाए हैं जो क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं टेक्टाइल फाइबर। दूसरी तरफ जो डॉटेड लाइन से बने हैं जो कहीं जुड़े नहीं हैं उनको हम कहते हैं सपोर्टिंग फाइबर, और पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर स्पाइंडल। तो ये मेटाफेज था। इसके बाद आता है एनाफेज फर्स्ट। इसमें क्या हुआ, जैसा कि माइटोसिस में हुआ था, सेम वही यहाँ पर भी प्रोसेस है कि जो आपके क्रोमोसोम्स मिड लाइन पर लगे हैं उनके बीच में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स बीच से फट जाएंगे, आधे ऊपर की पोल पे चले जाएंगे और आधे नीचे की पोल पर चले जाएंगे। मतलब इस तरीके से मेटाफेज में ये दोनों आपस में जुड़े हैं, और जब इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा तो ये बीच से फटकर आधे ऊपर के ध्रुव पर और आधे नीचे के ध्रुव पर चले जाएंगे, यानी कि एनाफेज में ये क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल्स पर पहुँचा दिए जाते हैं। इस तरह से पूरी हुई एनाफेज फर्स्ट। इसके बाद आता है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा कि अपोजिट पोल पर ये जो क्रोमोसोम पहुंचे थे, इनके चारों तरफ फिर से क्या बन गई, केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या बन गया, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। और इस तरीके से आपने देखा कि एक केंद्रक से यहाँ पर टोटल कितने केंद्रक बन गए हैं, 2, और कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूरी हो गई जो कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के द्वारा होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर बन गई है एक सेल प्लेट। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सेल प्लेट। आपको बता दूं कि सेल के अंदर गाल्जी बॉडीज होते हैं, हम सभी जानते हैं। गाल्जी बॉडीज जो होते हैं वो सेल की मिड लाइन पर आकर एक प्लेट जैसी बना लेते हैं। इस प्लेट को हम कहते हैं सेल प्लेट, और सेल प्लेट से आधा साइटोप्लाज्म इस तरफ और आधा साइटोप्लाज्म इस तरफ, यानी कोशिका द्रव्य आधा आधा 2 समान भागों में बंट जाता है, और इस प्रकार से कोशिका द्रव्य का विभाजन पूरा होता है। प्रक्रिया कहलाती है साइटोकाइनेसिस। इसी सेल प्लेट के द्वारा एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है, और यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया पूरी होती है। मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया के बाद जो अगला स्टेप है हमारा वो है मियोसिस सेकंड का। इसमें क्या होगा कि जो 2 डॉटर सेल्स मियोसिस फर्स्ट में बनी थी उनसे अब 2 सेल्स बनेंगी, यानी टोटल 4 सेल्स का निर्माण होना है मियोसिस सेकंड में। कैसे होगी ये प्रक्रिया जानते हैं। जैसे ये दोनों डॉटर सेल्स बनेंगी, इनके बनते ही प्रोफेज की प्रक्रिया यहीं पर पूरी हो जाएगी। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो मैं क्लियर कर दूं। हम जानते हैं कि प्रोफेज में क्रोमैटिन नेटवर्क छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जो है क्रोमोसोम बनाता है, गुणसूत्र बनाता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो क्रोमोसोम ऑलरेडी बने हुए हैं, इसलिए प्रोफेज की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रोफेज सेकेंड इन दोनों डॉटर सेल्स के जन्म के समय ही पूरी हो गई, इसलिए हमने इसको इसी एरो पर दिखा दिया है प्रोफेज सेकेंड। तो सीधे सीधे इन दोनों डॉटर सेल्स में कौन सी स्टेज हो जाएगी, मेटाफेज सेकेंड, उसके बाद एनाफेज सेकेंड, उसके बाद टीलोफेज सेकेंड और साइटोकाइनेसिस, जिससे दोनों सेल्स से टोटल 4 डॉटर सेल बन जाएंगी। ये होगा मियोसिस सेकेंड में। तो हम देखते हैं मियोसिस सेकेंड को डिटेल। प्रोफेज फर्स्ट में बनी दोनों डॉटर सेल्स में अब मियोसिस सेकेंड की प्रक्रिया पूरी होगी। इस प्रक्रिया में इन दोनों डॉटर सेल्स में प्रोफेज सेकेंड के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो है मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज में वही स्टेजेस हैं। क्रोमोसोम्स मिडलाइन पर आकर लग जाएंगे दोनों सेल्स के। इस सेल की स्टोरी यहाँ पर और इस सेल की स्टोरी यहाँ पर आगे बढ़ रही है।
तो दोनों सेल्स के क्रोमोसोम्स कहाँ लग गए? मिड लाइन पर। हमेशा की तरह न्यूक्लियर स्पाइंडल का निर्माण हो गया जिसमें टेक्टाइल फाइबर और सपोर्टिंग फाइबर पाए जा रहे हैं। दोनों स्टेजेस मेटाफेज की हैं। इसके बाद आएगी एनाफेज सेकेंड। एनाफेज सेकेंड में क्या होगा? वही क्रोमोसोम्स के बीच में रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण, क्रोमोसोम्स बीच से फट जाएंगे और अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे और इस तरह से पूरी होगी मेटाफेज सेकेंड। इसके बाद आएगी टीलोफेज सेकेंड। अपोजिट पोल पर पहुंचे हुए जो क्रोमोसोम्स हैं उनके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी और क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोलस बन जाएगा और दोनों सेल्स में दो दो केंद्रकों का निर्माण पूरा होगा। इस तरीके से दोनों सेल्स ने कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। इसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया जिसमें आप देख सकते हैं कि सेल प्लेट का निर्माण हुआ, ठीक वैसे ही जैसे मियोसिस फर्स्ट में हुआ था। दोनों सेल्स में एक एक सेल प्लेट बन गई जिससे इनका साइटोप्लाज्म आधा आधा बट गया और इसी सेल प्लेट से दोनों सेल्स डिवाइड होकर कुल दो दो सेल्स बना लेंगी, जिससे एक मदर सेल से, यहाँ से शुरू करें तो एक मदर सेल से टोटल 4 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाएगा जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल से आधी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था मियोसिस डिवीज़न जिसमें आपने देखा कि हमारी जर्म सेल्स में ये डिवीज़न किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से इसमें एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो अगली वीडियो की सीरीज़ आने वाली है वो होगी एनिमल किंगडम की, जो कि सभी मेडिकल एग्जाम के लिए 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एनिमल किंगडम का, जिस पर मैं अगली वीडियो की सीरीज़ को शुरू करूँगा। तो तब तक आप इंतज़ार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।